तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं एक नया पार्ट, नया चैप्टर हिंदी रंगोली कक्षा 8 का, जिसका शीर्षक है 13 तारीख और शुक्रवार का दिन। इसके जो लेखक हैं वो है श्री वृंदालाल वर्मा जी, जो बहुत एक मशहूर नाम है हिंदी साहित्य में। और जो ये कहानी उन्होंने लिखी है उससे कई अलग अलग तरह की हमें छोटी छोटी प्रेरणाएं मिलती हैं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा बताना चाहूंगा शीर्षक के बारे में। 13 तारीख और शुक्रवार का दिन, ये दुनिया के कई देशों में कई लोग इस तारीख को, इस दिन को बहुत अशुभ मानते हैं। 13 तारीख और शुक्रवार का दिन अंधविश्वास होता है, जैसे हम लोगों में भी कई अंधविश्वास प्रचलित है। बिल्ली रास्ता काट जाए तो अशुभ माना जाता है, या कई इसी तरीके से। तो ऐसे दुनिया के कई हिस्सों में 13 तारीख और शुक्रवार के दिन को बहुत ही ज्यादा मनुष्य, बहुत ही बुरा माना जाता है। तो जो हमारी कहानी के नायक है, इसी दिन वो एक मिशन पे निकलते हैं। ये अभी हम कहानी में पढ़ेंगे कि मिशन क्या है। बड़ी मजेदार, मनोरंजक और रोमांचक ये कहानी है, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। तो यही लेखक यहाँ बताना चाह रहे हैं कि जो कर्मठ व्यक्ति होते हैं, जो कर्मठ लोग होते हैं, जुझारू लोग होते हैं, काम करने वाले, कर्मशील, उनके लिए कोई भी शुभ अशुभ कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके लिए हर दिन एक भगवान का बनाया हुआ दिन है, और वो हर दिन को एक समान समझते हैं, और तभी वो जीवन में सफल होते हैं। उनके लिए परमात्मा का रचा हुआ कोई भी दिन मनुष्य नहीं होता है। तो और भी कई छोटी छोटी सीख मिलेगी कि उम्र भी कभी देश सेवा में आड़े नहीं आती। आप किसी भी समय, किसी भी उम्र में अपने देश के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो बहुत शानदार कहानी है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की यह कहानी है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध आपको पता ही है 1914 से 1918 के बीच में चला था, और ये इंग्लैंड का किस्सा है। आप बहुत इसको इंजॉय करेंगे। तो हम शुरू करते हैं कहानी। ये इंग्लैंड में एक कर्नल ब्राउन, जो हमारी कहानी के नायक है, उनके परिवार से कहानी शुरू होती है। तो दिसंबर का महीना था इंग्लैंड में। आपको पता ही है दिसंबर में कितनी जबरदस्त ठंड होगी। और जहां हमारे नायक कर्नल ब्राउन रहते थे, जहां मिस्टर ब्राउन रहते थे, वो समुद्र के किनारे का एक इलाका था, और बहुत ही ज्यादा वहां पे ठंड थी। उस दिन तो कुछ ज्यादा ही ठंड थी। हिमपात ना चैन लेता था और ना चैन लेने देता था। ना बर्फ रुक रही थी और दूसरों को भी चैन से नहीं रहने दे रही थी। खूब बर्फ बर्फ बर्फ। तो यहाँ पे कर्नल कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा, मिस्टर ब्राउन अपनी बूढ़ी माँ, पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक कमरे की दीवार की तह से लगी हुई सिंगड़ी में कोयला झोंक झोंक कर आग ताप रहे थे। सांझ हो चुकी थी, तो ये शाम का समय है। जाड़ों में उन्होंने घर में एक, आपने देखा होगा कई ठंडी जगहों में, एक अंगीठी, एक इस तरह की सिंगड़ी कहते हैं, जहाँ पे लकड़ी वगैरह जलाते हैं, कोयला लकड़ी जलाते हैं, और चिमनी के माध्यम से धुआं बाहर निकल जाता है। तो ठंडी जगह में ये बहुत ही आम चीज है। तो ये जो हमारे ब्राउन है, वो भी अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ वहां पे बैठे हुए थे, शाम को कहानियां सुना रहे थे बच्चों को। ठीक है, तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कुछ तस्वीरें। ये देखिए आप, इंग्लैंड में दिसंबर के महीने में क्या दृश्य होता है। खूबसूरत, लेकिन ठंड, पेड़, घर, मकान, जमीन सब बर्फ के नीचे दबी हुई है। और ये आप देखेंगे, ये वो अंगीठी है जिसके चारों ओर वो परिवार बैठा हुआ है, उसकी उससे आग वो ताप रहे हैं। ठीक है, तो जो ब्राउन है हमारे, वो अंग्रेजी झाजी सेना में एक पनडुब्बी के नायक रह चुके थे। पनडुब्बी सबमरीन, अभी कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, जो पानी के अंदर से दुश्मन पे वार करती है। इसका बहुत महत्वपूर्ण एक रोल होता है युद्ध में। नौसेना का एक बहुत अहम हथियार कह सकते हैं उसको। तो अब जो ब्राउन है हमारे, वो रिटायर हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं सेना से। ठीक है, जल सेना में थे वो, और अब वो अपनी नौकरी की चिंताओं से बिल्कुल मुक्त होकर पेंशन प्राप्त कर रहे थे। ढलती आयु थी, मतलब 60-65 के हेर फेर में थे, लेकिन फौजी आदमी थे तो उम्र का ज्यादा फर्क नहीं था उनपे। बिल्कुल स्वस्थ, तंदुरुस्त और जोशीले व्यक्ति थे। वो आराम कर रहे थे, वो परिवार के साथ चैन से रह रहे थे, पेंशन आ रही थी, तमाम चिंताओं से मुक्त हो चुके थे। तो वह उस समय अपने और साथियों के कुछ समुद्री अनुभव रोचक ढंग से सुना रहे थे। होता ही है, फौजी आदमी है, दुनिया भर के उनके समुद्र में रोमांचक किस्से रहे होंगे। तो वो अपने वहां पे जो बच्चे थे, परिवार वालों को, वो अपनी कुछ ऐसे रोमांचक कहानियां सुना रहे थे, किस्से सुना रहे थे। उनके कहानी सुनाने का ढंग बहुत जबरदस्त हुआ करता था। तो बच्चे भी बिल्कुल तल्लीन थे। जो आप ये देखेंगे, कुछ जो शब्द हैं लाल रंग में, इनके अर्थ आपको अंत में मिल जाएंगे, शब्दार्थ में। ठीक है, तो बच्चे भी उनकी कहानी को बहुत उत्सुकता से, बिल्कुल होता है ना कोई रोमांचक कहानी है, अब क्या होगा अब क्या होगा, सुन रहे थे। उनकी माँ झपकी ले रही थी, और पत्नी भी कुछ गृहस्थी के कुछ कामों में व्यस्त थी। इतने में कोई उनका दरवाजा खटखटाता है मिस्टर ब्राउन का। तो बाहर उनकी पत्नी जाती है, तो डाकिया एक तार लेकर आता है। तो बच्चों, पुराने समय में तार होते थे, टेलीग्राम जिसे कहते हैं, अब तो ये बंद हो गए। अब तो बहुत
दूर संचार के तरीके आ गए, मोबाइल में मैसेज कर दो, मेल कर दो, व्हाट्सएप कर दो, लेकिन उस समय जो जरूरी सूचना होती थी वो तार के माध्यम से आती थी। तो ब्राउन ने जल्दी से तार खोलकर पढ़ा और पढ़ते ही उनका चेहरा सुन्न हो गया, स्तब्ध रह गए, मतलब सन्न हो गए, बिल्कुल जड़ हो गए एकदम से। उनकी माताजी भी जाग गई। पूछा उन्होंने, किसका तार है? पत्नी भी पूरी उत्सुकता से, बिल्कुल आंखों में प्रश्न था उनका कि भाई है क्या। बच्चे भी हैरान थे। तो ब्राउन ने तार पढ़कर सुनाया, तुम तुरंत मुझसे मिलने आओ, विंस्टन चर्चिल। यह 1918 की बात है, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय जो चर्चिल हैं वो अंग्रेजी जहाजी बेड़े के हेड थे, प्रमुख थे, प्रधानामात्य, मतलब उनके प्रमुख थे वो, जो अंग्रेजी जहाजी बेड़ा था नौसेना के, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आ सकता है, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी। और थोड़ा विंस्टन चर्चिल के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये बाद में प्रधानमंत्री भी रहे, दूसरे विश्व युद्ध में ये प्रधानमंत्री थे, और जब भारत आजाद हुआ तब भी ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। बहुत अच्छे नेताओं में से, राजनेताओं में से एक इनको दुनिया के माना जाता है। नोबेल प्राइज भी इन्हें मिला है। और जो युद्ध के दौरान जो इनकी नीतियां थी ना, उसकी बहुत प्रशंसा पूरी दुनिया में हुई है। एक बहुत अच्छे नेता थे ये, बहुत अच्छे लीडर थे। तो उन्होंने ही एक लेटर लिखा था, एक पत्र लिखा था, तार भेजा था उन्होंने ब्राउन के लिए। तो हम आगे बढ़ते, ये देखिए पनडुब्बी, कुछ चित्र मैंने, अब ये पानी के ऊपर है, ठीक है, पनडुब्बी है, सबमरीन जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। पानी के अंदर ये ऐसी रहती है, दुश्मन को पता ही नहीं चलता, नीचे ही नीचे से आके ये अपना काम कर जाती है। तो ये जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 18 के बीच में, तो उस समय जर्मनी में भी जबरदस्त युद्ध हो रहा था, ठीक है। तो जर्मनी का साथी था तुर्की, टर्की जिसे आप कहते हैं, वो भी जर्मनी के साथ युद्ध में था। और अमेरिका और इंग्लैंड एक साथ थे, ठीक है, अमेरिका और इंग्लैंड एक साथ थे। और उधर जो भूमध्य सागर, जिसे मेडिटेरियन सी कहा जाता है, मैं अभी उसका भी आपको एक नक्शा दिखाऊंगा। जो मेडिटेरियन सी था, भूमध्य सागर में जर्मनी की जो पनडुब्बियां थी ना, और तुर्की का एक जो बहुत शानदार उस टाइम का काफी आधुनिक, अत्याधुनिक जहाज था, वो पानी का जहाज, उसका नाम था ड्रेडनॉट। याद रखिएगा इस नाम को, ड्रेडनॉट। उसने वहां पे भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी में उपद्रव मचा रखा था, आतंक मचा रखा था। और उसने जो स्वेज नहर, स्वेज कैनाल जिसे भी कहते, जिसे कहा जाता है, उसका वो मार्ग भी उसके कारण बंद हो गया था। उसने इंग्लैंड और अमेरिका की जो सेनाएं थी और उनको बहुत नुकसान पहुंचा रही थी। खूब अत्याधुनिक जहाज था वो ड्रेडनॉट तुर्की का। ना अमेरिका कुछ कर पा रहा था उसके खिलाफ, ना इंग्लैंड, क्योंकि वो उस टाइम का सबसे आधुनिक जहाज माना जाता था। और युद्ध अपने चरम पे चल रहा था उस समय। ब्राउन भी युद्ध की जानकारियां समाचार पत्र में लेते रहते थे। चर्चिल ने क्यों बुलाया, उसे आश्चर्य हो रहा था। विंस्टन चर्चिल उस टाइम प्रमुख थे, जैसे मैंने बताया आपको, जल सेना के, ये सब उन्हीं के अंडर में आता था। तो उनकी पत्नी ने कहा कि शायद अपने देश में कोई काम देना चाह रहे होंगे आपको, हो सकता है नए जहाज बना रहे हो, नावें बना रहे हो, तो उसकी देखभाल। फिर माँ बोली, जो दादी थी बच्चों की, ब्राउन की माँ, वो कह दी, अरे अब कहीं नहीं जाना, विश्राम करो, रिटायर हो गए, पेंशन मिल रही है, आराम करो। लेकिन फिर भी फौजी आदमी है, उनके नायक ने उन्हें बुलाया है, सेना नायक ने, उनके सेनापति ने उन्हें बुलाया, तो बिल्कुल उन्हें कहा नहीं, देखूं तो चर्चिल ने बुलाया क्यों है, पता नहीं क्या बात होगी, वहां जाकर पता चलेगा। धीमे स्वर में उन्होंने बोला। तो उधर बच्चों को तो इन चीजों से पता नहीं होता कि क्या चला। उन्होंने कहा कहानी सुनाओ ना, अभी तो कहानी अधूरी है। लेकिन और ब्राउन भी अपना मस्त होकर कहानी सुनाने लगा। और दूसरे दिन पहली गाड़ी से ही ब्राउन लंदन के लिए रवाना हो गए। और जैसे ही वो चर्चिल के कार्यालय में पहुंचे, ये मैं कुछ चित्र दिखाना चाहता हूं आपको। ये प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, इस तरह के विमान उस टाइम बमबारी करते थे। ये जो आप टोपी में देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के बाएं हाथ में, ये है सर विंस्टन चर्चिल, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने इंग्लैंड के। और ये एडोल्फ हिटलर जर्मनी के। और दूसरे दिन जी हमारे नायक ब्राउन पहुंच गए लंदन। और जैसे ही वो चर्चिल के कार्यालय में पहुंचे, चर्चिल ने तुरंत उन्हें अंदर बुला लिया। ब्राउन ने सैल्यूट, फौजी सलाम होता है ना अपने अधिकारियों से जब मिलते हैं, किया। और उधर जो चर्चिल थे, उनके चेहरे में कुछ चिंताएं दिख रही थी साफ ब्राउन को। हालांकि वो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन साफ दिख रहा था कि कुछ परेशान है, कुछ चिंता है इनके चेहरे में। फिर चर्चिल ने धीमे स्वर में बोला ब्राउन को कि जो तुर्की का ड्रेडनॉट जहाज है, वो भूमध्य सागर में उत्पात मचा रहा है, मतलब मेडिटेरियन सी में है वो। उसने वहां पे बहुत विनाश कर रखा है हमारी सेनाओं को। हमारी जो जल सेना है, जो हमारे जहाज हैं, अमेरिका हमारे साथी देश हैं जो युद्ध में, वो उससे जीत नहीं पा रहे। उसने विध्वंस मचा रखा है, हाहाकार मचा रखा है। तुम उसके उत्पात को मिटा सकते हो, इसी विश्वास पर मातृभूमि ने तुम्हारा
स्मरण किया, तैयार हो जाओ। देखा क्या जोश भरा कि हमने आपको इसी विश्वास से बुलाया, आपको उस ड्रेडनोट के आतंक को समाप्त करना है और आज मातृभूमि को आपकी जरूरत है, बिल्कुल आप तैयार हो जाओ। कुछ सोचा ही नहीं, वो है ना देशभक्त फौजी हमारा ब्राउन, उसने कुछ नहीं सोचा आगे पीछे, उसने कहा जो आज्ञा, उसके मुंह से अपने आप ही निकल गया। देश ने जब याद किया तो सोचने का तो सवाल ही नहीं। ये एक मैंने चित्र लाया, ये है वो ड्रेडनोट, उस समय का एक बहुत ही अत्याधुनिक ये जहाज माना जाता था, जो सारी सुविधाओं से लैस था। इसमें उस समय के हिसाब से तारपीडो, मिसाइल्स वगैरह बहुत सारे हथियार इसमें ले जा सकते थे और पानी से मार कर देता था, आसमान में भी कर देता था, जल से जल में तो करता ही था। और ये आपको दिखाता हूँ, ये देखो टर्की दिख रहा है आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दाईं तरफ, और ये मेडिटेरियन सी है बीच में। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से भी थोड़ा इसमें रिसर्च कीजिएगा। और अब आगे कहानी बढ़ते हैं। तो चर्चिल कह रहे हैं यहाँ पे ब्राउन से, मैं जानता था, जब चर्चिल ने बोला ना, सॉरी माफ कीजिए, जब ब्राउन ने बोला जो आ गया, तो चर्चिल बोले मैं जानता था पेंशन लेने पर भी तुम मातृभूमि की सेवा से मुंह ना मोड़ोगे। बिल्कुल चर्चिल ने कहा मुझे पता था तुम हाँ ही बोलोगे देश की सेवा के लिए, मातृभूमि की सेवा के लिए, मुझे भरोसा था। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक पनडुब्बी, एक सबमरीन दिखाता हूँ, जिसको लेके तुम्हें ये यात्रा करनी है अपने साथियों के साथ और इस मिशन पे निकलना है। और इन साथियों के चुनाव का अधिकार तुम्हारा ही होगा, जो टीम तुम चुनोगे तुम्हारी मर्जी, जो भी टीम तुम ले जाना चाहो, पर तुम्हें अपने देश को जिताना है और उस ड्रेडनोट का विनाश करना है। और जो टीम तुम चुनोगे इसमें अधिकतर तो आप ही की तरह, तुम्हारी तरह रिटायर्ड लोग होंगे, पेंशन प्राप्त नाविक होंगे। ठीक है, ब्राउन ने हामी भर दी और जब चर्चिल उसे ले गए, वहां पे एक पनडुब्बी दिखाई उन्होंने। ठीक है, वहां एक पनडुब्बी खड़ी थी, थोड़ा बाहर ले गए, और जिससे उसको उस ड्रेडनोट को नष्ट करना था, जो उस समय की सबसे अत्याधुनिक पानी का जहाज था, खतरनाक युद्ध पोत जिसे कहते हैं, उसे विध्वंस करना था, और जिसने मतलब मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर में उत्पाद मचा रखा था। सबमरीन जहाजी कारखाने के बारे में एक तरफ समुद्र के किनारे पड़ी थी, और ये सबमरीन जो अब चर्चिल दिखा रहे थे ब्राउन को, ये असल में जहाजी बेड़े से निकाली जा चुकी थी, रिटायर कर दी थी उन्होंने। जहाजी जो युद्ध पोत थे उन्होंने, ये किसी काम की नहीं थी, और इसको नीलाम किया जाना था कुछ दिनों बाद। इसका लोहा, लंगर, काट, कबाड़ और कीले भी मतलब बाहर निकल रखी थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कबाड़ा अभी टूट के गिर जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था अब ये गई, अब ये गई। ठीक है, और लग ही नहीं रहा था उसको देख के कि भाई ये सबमरीन, ये पनडुब्बी वो ड्रेडनोट के पास पहुंचकर उसको विध्वंस कैसे कर लेगी, बहुत ही मुश्किल काम है, ये तो नीलामी के लिए पड़ी है। और उसको देखकर, उस सबमरीन को देखकर ब्राउन के चेहरे की हवाइयां उड़ने लग गई। ब्राउन ने कहा भाई ये कहाँ, ये मुसीबत हो गई, ये तो बहुत ही मुश्किल काम हो गया, फिर आगे देखते हैं। वो ब्राउन बिल्कुल घबरा गया, उसको बड़ी चिंता हुई, लेकिन फिर धीरे से दृढ़ स्वर में, वही कहा ना अपनी मातृभूमि से प्यार करता है, कर्मठ व्यक्ति है, उसने बिल्कुल जोश में बोला मातृभूमि की आज्ञा का पालन करूंगा, इसी नौका से तुर्की ड्रेडनोट का विध्वंस किया जाएगा। यह उसका आत्मविश्वास था। उसी समय उसने बोला इसी नौका से जो आपने मुझे दिखाई, इसी से ड्रेडनोट का विध्वंस किया जाएगा, आप निश्चिंत रहे। चर्चिल खुश हो गए और बोले ये नौका यही है, इसकी जितनी तुम्हें मरम्मत करनी है, जितनी मैं करवा सकता हूं तुरंत करवाता हूं। ब्राउन भी अपने घर आ गया, इंग्लैंड लंदन से वापस आ गया, अपने घर आ गया, और बच्चे फिर उसके पीछे दादा कहानी सुनाओ ना, हाँ हाँ जरूर। अब ब्राउन बच्चों का मन बहलाने लगा। कुछ दिन पूर्व चर्चिल का तार आया था, ठीक है, कि 13 दिसंबर शुक्रवार के दिन तुम्हें कूच करना है, अपने मिशन पे निकलना है, साथियों का जल्दी से चुनाव कर लो, अब वो तारीख आ गई है। और उसकी माँ और पत्नी बहुत घबरा गए जब उन्होंने कहा 13 तारीख और शुक्रवार का दिन। ये लोग उसको बहुत मनहूस मानते थे, पूरा अपशगुन था। तो माँ कहती है कोई दूसरी तारीख रखवा लो, ये तो बहुत ही अपशगुन वाली तारीख है, कोई मनहूस दिन है ये, तुम कुछ करो बात, कुछ नई तारीख लगा लो। तो बच्चे भी उधर परेशान कि दादाजी तुम चले जाओगे तो हमें कहानी सुनाएगा कौन। तो ब्राउन भी अब जानता था कि लौटना तो अब संभव है नहीं, इतने जबरदस्त मिशन पे हो जा रहा था, जल समाधि में ही भाग्य बना है। और लेकिन अपने को उसने किसी तरह नियंत्रण करके बोला मातृभूमि की आज्ञा है, जाना तो है ही, माँ ने बुलाया, मातृभूमि ने। परमात्मा को स्मरण कर लो, सुमिरन मत कर लो, मतलब स्मरण कर लो, याद कर लो, मनुष्य तारीख और दिन कुछ नहीं कर सकते, को कुछ नहीं होता मनुष्य तारीख और बुरा दिन। बताया ब्राउन ने अपने परिवार वालों को, भगवान का स्मरण कर लो, और उन्हें रोता हुआ छोड़कर वो वहां से निकल गया। 13 तारीख और शुक्रवार के दिन ब्राउन
अपने 15-16 साथियों के साथ चल पड़े। पूरे उत्साह के साथ उन सभी ने अपना राष्ट्रगीत गाया, पूरे जोश में। जो टीम बनाई थी, ब्राउन ने जो अपनी टीम बनाई थी, उनके साथ 15-16 साथियों के साथ पूरे जोश में और पूरे उत्साह के साथ अपना राष्ट्रगीत गाते हुए आगे बढ़ चले, और जो मनुष्यत की छाप थी उसको उन्होंने पीछे छोड़ डाला। और ये शब्दार्थ हैं, आप देख लीजिएगा इसी पाठ के जो पहला भाग है, तो आपको उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। अभी आपको दूसरा भाग भी मैं इसका 13 तारीख और शुक्रवार का दिन पार्ट 2 भी जल्दी आपके सामने होगा। तब तक आप इसको समझिए। धन्यवाद।